दाढ़ी छोड़िए, दाढ़ी रखिए, इसका पूछे पहले। दाढ़ी मुबारक हो जी, दाढ़ी मुबारकबाद, दाढ़ी छोड़िए, बाकी काम नहीं छोड़े। दाढ़ी की मुबारकबाद दाढ़ी ऐसी चीज है ना। अभी रास्ते में यही तबलीग कर रहे थे मौलाना साहब मुबारकबाद, कि ये दाढ़ी तुम जल्दी से मुंडवा दो। नहीं मुबारकबाद करके वो कह रहे थे पगड़ी भी रखो, मौलाना साहब कह रहे थे पगड़ी भी रखें आप सर। अच्छा, एक सवाल आपसे करना है, ये बताइएगा कि आपकी कमेटी ने फैसला किया है कि सियासी कमेटी की वजह से हम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में नहीं जा रहे, तो क्या समझते हैं आप कि इनफरादी फैसले, मेरी अपनी अगर राय होती तो शायद मैं प्रेफर करता कि जाते, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी खान ने बनाई इसलिए ताकि कलेक्टिव विजडम इसमें आए। तो पॉलिटिकल कमेटी ने अगर ये फैसला किया है तो एक सुप्रीम बॉडी है और इसका बाइंडिंग इफेक्ट है, तो लिहाजा मजबूरन जो है चाहने के बावजूद भी अगर गौर अली साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब ने ये फैसला किया था, तो मेरा ख्याल है इसमें इसके पीछे जो मंतिक है ना वो ये है कि पीटीआई इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर रही है 3-4 ग्राउंड पे। सेनेट पूरी नहीं थी, नंबर 2 हमारी रिजर्व सीटों के साथ एनए पूरी नहीं थी, नंबर 3 फॉर्म 47 पे जेली एमएनएस बैठे हुए हैं, नंबर 4 हमारे एमएनएस को अगवा करके और पैसे दे के लाया गया, और नंबर 5 कि इससे अदलिया की आज़ादी मुसात शुरू हुई। अब अगर हम कमेटी में बैठ जाते हैं तो कानून का एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेवर या प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। अगर वो आगे से हमें कहते कि खुद ही तो उस कमेटी के परसूएंस में, आप इस अमेंडमेंट के परसूएंस में जाके बैठ गए थे, तो आप अपने कंडक्ट से एस्टॉप्ड हैं। तो पॉलिटिकल कमेटी ने इस अंदाज से नाम क्यों दिए, नाम दिए ना, नहीं नाम देना, नोटिफिकेशन हुआ तो देखिए पार्टिसिपेट नहीं किया। जब आप किसी को कहते हैं कि मैं इस कानून साजी को नहीं मानता हूँ और साथ में आप अपने किसी अमल से उस कानून के ताबे होकर कुछ काम कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं कि यू आर हिट बाय द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। तो इस एस्टॉपल के प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई ने इसका बाइकाट किया है। अच्छा सर, ये बताइएगा एज ए पार्लिमानी पार्टी पीटीआई को इस पार्लिमान का हिस्सा बनना चाहिए ना। ये जो कमेटीज़ हैं, इसके अलावा ये खुसूसी कमेटी, कोई भी पार्लिमानी एक्टिविटी होती है तो उसका हिस्सा बनना चाहिए ना आपको। नहीं, देखिए ये अमेंडमेंट एक अलहदा अमर है और जो पहले से पार्लिमानी कमेटी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक ट्रेडिशनल। हम इस आईनी तरमीम से एग्री। आज मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा है, मैंने कहा कि अब आप ये कह रहे हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जज के नाम आएंगे तो तीनों की कोशिश होगी कि हुकूमत जो है उनसे नाराज़ ना हो, और जब 3 के में से किसी के तीनों के नाम जाएं तो हर एक अपने तय खुश करने की कोशिश करेगा, तो लिहाजा चीफ जस्टिस वही बनेगा जो जिससे हुकूमत सबसे ज़्यादा खुश हो। इसका मतलब है कि अदलिया की आज़ादी की सहपारी ना बन गई। तो लिहाजा इस अमेंडमेंट का सबसे मौलिक पहलू ये है, जब अदलिया आज़ाद नहीं होगी, जब अदलिया डिपेंडेंट होगी एग्जेक्टिव पे, जब अदलिया के जज साहिबान ये सोच के अपने अफ़आल और अपने फैसले करेंगे कि कहीं हमारे किसी फैसले से हुकूमत वक्त नाराज़ ना हो, तो लिहाजा और सुप्रीम कोर्ट को चलाने वाले कौन है? वही 3 जज है ना जो सीनियर मोस्ट होते हैं, जो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, और उन्हीं को आपने ताबे बना दिया है। तो इस आईनी अमेंडमेंट का ये बड़ा मोहलिक पहलू है। मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजना, मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजना भी सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। जिस तरह इन्होंने यूसुफ गिलानी को भेजा, मियां नवाज शरीफ को घर भेजा, तो इन्होंने तो खुद छाप लगाई ना सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अमेंडमेंट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई तारीख में ही कोई अच्छा काम नहीं किया है। ये आपकी बात दुरुस्त है, गिलानी साहब को क्यों भेजे? और जितने भी ये पार्लियामेंटेरियन को जनाब तवीन अदालत हैं और आप घर गए, सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी जैसे, साकिब निसार जैसे, डोगर जैसे, हत्ता के बंदियाल जैसे ऐसे लोग आए जो बड़े छोटे इंसान थे, बड़े आला मर्तबे पे बैठ गए। काजी का नाम आप भूल गए सर। काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने तो एक नई तारीख रकम कर दी है ना इंसाफी की, और जस्टिस मुनीर का नाम लिया जाता था। आइंदा आने वाले 100 सालों में काजी फाइज ईसा का नाम लिया जाएगा कि एक वक्त उनका भी था जब पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी का दौरा था। और अफसोस की बात है कि काजी फाइज ईसा साहब के फैसलों से आज सुप्रीम कोर्ट 2 लख्त हुई है, अदालत के अंदर नई अदालत बनी है। आज काजी फाइज ईसा साहब अगर ये फैसला न करते कि जी गुमराह या बिके गए एमएनए का या सेनेटर का वोट काउंट नहीं होगा, और उन्होंने रिव्यू 2 दिनों में मंजूर कर की, जिसके नतीजे में हमारे एमएनए अगवा हुए कि
लोगों को अरबों रुपए दिए गए जमीन। शेर अफजल साहब, ये बताइए। आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के फैसलों से जलसे जुलूस दीगर जो फैसले हैं उसमें हमें क़यादत का फुकदान नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहले क़यादत थी और दुरुस्त कह रही हैं, मैं समझता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। और मैंने आज इस पे कहा भी है, मैंने कहा है, मैंने 72 से 11 अप्रैल से लेकर आज तक प्रैक्टिकली मैं साइड लाइन हूँ। पहले 9 मई से लेकर 11 अप्रैल तक तमाम एहतजाज मैंने लीड किया है और हर जलसे जुलूस कन्वेंशन में था, हर डस डुस के सामने था, रैलीज थी। 11 अप्रैल से लेकर आज तक मुझे इनवाइट नहीं किया जाता है। मैंने कहा एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे दो, और अगर मुझे नहीं दी जाती है तो मैं शायद 3-4 माह के लिए फिर बैरून मुल्क चला जाऊंगा। अच्छा, आइंदा मिलेगी आपको जिम्मेदारी नहीं, क्या कहते अगर हैं? देते हैं क्यों मुस्तफीद नहीं होते हैं? कौन सी मेरी कंपल्शन है? न मेरे कारोबार है, न मेरे प्लाजे हैं कि ये गिरा दें। फैमिली को बैरून मुल्क मुंतकिल किया हुआ है, अकेला जो है फिर रहा हूँ। तो वो हम कहते हैं ना, गम गुलाम नबी अरवा साहब, इमरान खान साहब पर पाबंदी है मुलाकातों पे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मुलाकातों पे पाबंदी भी जब खान पे हुआ करती थी तो मैंने ही ख़त्म की थी माजी में, पंजाब हुकूमत ने लगाई थी। उस वक्त खान के केसेस पे किया करता था, तो लिहाजा जो काम मैं किया करता था, शायद अगर मुझे ऑन बोर्ड लेते अभी भी तो अपनी खिदमत मेरी अवेलेबल हैं पार्टी की। सर अफजल साहब, ये बताएं, अमीन गंडापुर जो कि एहतजाज कर रहे हैं लेकिन दोनों कामयाब ना हो, कि अली अमीन खान की एहतजाज के हवाले से मेरा इख्तलाफ ये है कि अली अमीन खान ने सूबे को चलाना है, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर है, क्यों आप एहतजाज की जिम्मेदारी उसको दे रहे हैं? हम जैसे लोग मौजूद हैं ना मैदान में एहतजाज करने के लिए, मार खाने के लिए, वो जब एहतजाज करता है इल्ज़ाम उस पर लगता है उसकी हुकूमत पे कि वसाइल इस्तेमाल किए, सूबा मरकज़ पे चढ़ दौड़ा, ये हो गया वो हो गया। ये साइड लाइन पर लगाने का फैसला किसका था? क्या समझते हैं कि ये भी प्रेशर में लिया गया फैसला है कि आपको साइड पे कर दें? कि वो इस पे मैं ऑलरेडी अब मेरी बड़ी मतलब है कि एक यहाँ तक के तो आ गई नौबत की जी इसको पार्टी से निकाल दो। तो लिहाजा उन तमाम चीज़ों से गुजरने के बाद मैं कम से कम ये कमिटमेंट कर चुका हूँ किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन एक बात है, मेरे शेर अफजल का क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो पार्टी का हो रहा है ना, शिबली फराज तो नहीं था। नुकसान जो आपके लिए निकल नुकसान गया, तो पार्टी का हो रहा है ना। आज भी आप पाकिस्तानी अवाम को मेरा नाम बता दें, मेरे साथ लाखों लोग निकलते हैं और डिमांड भी कर रहे हैं। तो क्या चीज़ माइल है? खान ने मेरे साथ वादा किया कि एहतजाज कमेटी बनाते हैं, लेकिन उसने कहा कि पार्टी वाले कहते हैं क्या तुम क्रेडिट ले जाते हो। ओ भाई, क्रेडिट हर एक ले जाए, जो मार खाएगा उसको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन जब क्रेडिट मुझे मिला था 9 मई के बाद, उस वक्त तो कोई था ही नहीं क्रेडिट लेने के लिए। तो लिहाजा बहरहाल मैं यहाँ तक आके कह चुका हूँ। बाकी सोशल मीडिया पे जो पीटीआई के लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि तुम क़यादत क्यों नहीं करते हो, उनको मैं एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ कि मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं अपने तई खुद एक ऐसी तहरीक का आगाज़ नहीं कर सकता हूँ जिसमें शायद सैकड़ों लोग मारे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये इधर हमारा वास्ता जानवरों से पड़ा हुआ है। तो अवाम अब किसकी तरफ देखे? तहरीक इंसाफ में किसकी तरफ अवाम देखे जब डी चौक पर आकर मार खाती है? तो वर्कर की जिम्मेदारी है कि क़यादत को सही फैसला करने पे मजबूर करें। दैट्स ऑल। खुदा हाफिज़।